जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखे भारतीय वायुसेना के सभी प्रमुख फाइटर जेट्स। पाकिस्तानी हैकर्स का भारत की वेबसाइट्स को हैक करने का नाकाम प्रयास। मोहम्मद यूनुस के करीबी ने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने का दिया सजेशन। पाकिस्तान को वापस से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी। और जापान ने 6th जनरेशन प्रोग्राम के लिए भारत को किया अप्रोच। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग ड्रिल्स को कंडक्ट किया था और इस ड्रिल के हिस्से के तौर पर एयरफोर्स के रफाल, Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जैगवार, C-130J सुपर हरकुलिस, AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स शामिल हुए थे। और इस ड्रिल के हिस्से के तौर पर डे लाइट और नाइट टाइम कंडीशंस दोनों में ही एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लो फ्लाई पास, लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स को परफॉर्म करेंगे। और इस ड्रिल की सफलता इस बात को साबित करेगी कि इमरजेंसीज के दौरान भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशंस के लिए इस एक्सप्रेसवे को ऑल्टरनेट रनवे की तरह इस्तेमाल कर सकती है, जो कि एयरफोर्स की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। और इसके लिए एक्सप्रेसवे को करीब 250 से अधिक CCTV कैमराज से इक्विप किया गया है ताकि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सर्विलेंस को सुनिश्चित कर सकें। हालांकि फिलहाल अभी जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जहां पे इस तरह की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। और इससे पहले इसी तरह की जो इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल्स हैं वो लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज पर भी कंडक्ट की गई हैं, लेकिन वो जो एक्सप्रेसवे हैं तो वो डे टाइम ऑपरेशंस तक ही लिमिटेड है। लेकिन इस गंगा एक्सप्रेसवे को इस तरह से बनाया गया है ताकि यहाँ से नाइट ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो सके। और इस एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पे ATC टावर भी बनाया गया है। और जैसे कि आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिनों पहले भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नाम की एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया था। और अब आज एक्सप्रेसवे पर डे और नाइट ऑपरेशंस को एक साथ कंडक्ट करने से पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भारत के एक्शन को लेकर चिंताएं और भी बढ़ गई हैं कि भारत शायद इस बार अपने लगभग सभी एयरक्राफ्ट के साथ अलग अलग जगह से अटैक कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारे जो निकट में पड़ोसी हैं उनको सरप्राइज ही मिलने वाला है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार 8वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन जारी है, तो वहीं इसी बीच जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप्स हैं उन्हें भारत के खिलाफ अपने साइबर ऑपरेशंस को भी और तेज कर दिया है। और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के समय भारत की कई सारी वेबसाइट्स को फिर से ब्रीच करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए। और इन साइबर अटैक्स में कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करने का प्रयास किया गया है जो कि वेटरन्स, वेलफेयर सर्विसेज और बच्चों से रिलेटेड है। और पाकिस्तान के इन्हीं प्रयासों के जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने भी बहुत तेज़ी से इन सभी थ्रेट्स को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है साइबर ग्रुप HOAX1337 और एक नेशनल साइबर क्रू। तो इन्होंने नागरोटा और संजवान में आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट्स को भी टारगेट करने का प्रयास किया था। हालांकि पाकिस्तान के हैकर्स तो अपने इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन पाकिस्तान की जो एंटी नार्कोटिक फोर्स वेबसाइट है तो उसे कुछ हैकर्स के ग्रुप ने हैक जरूर किया था। और उस वेबसाइट को हैक करने के बाद उन हैकर्स ने पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था कि इसे शुरू आपने किया था लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। और इसी के साथ एक बड़ा सा मैसेज भी था कि दिस भिकारिस्तान सर्वर हैज़ बीन सीज्ड। और वैसे भिखारी से याद आया, जो बांग्लादेश है उसके एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं जिनका नाम है फैजलुर रहमान, और ये बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि BGB के फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं। और इन्हें बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का बेहद ही करीबी भी माना जाता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में सुझाव दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर बांग्लादेश को भारत की 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर आक्रमण करके उसे ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। और अपने इस ख्याली पुलाव को पकाने के लिए उन्होंने चीन का साथ लेने की बात भी कही है, जिसमें उन्होंने कहना था कि मुझे लगता है कि हमें चीन के साथ भी जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट के लिए डिस्कशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी इन रहमान साहब को हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो देश पाकिस्तान से काट कर बांग्लादेश बना सकता है तो वही देश उसी बांग्लादेश को दोबारा से गायब भी कर सकता है। और रही बात भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने की, तो शायद आपने इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का नाम नहीं सुना है। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपकी औकात आपको दिखाने में। एक तरफ जहां सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो कि अपने अपने रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के साथ लिंक भी हैं, तो वो पाकिस्तान के इस नैरेटिव वॉरफेयर में अपना सपोर्ट दिखाते हुए इस पूरे पहलगाम वाले मामले को भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे एक इशू की तरह ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का एक बड़ा विक्टिम है, जबकि सच्चाई क्या है वो हम सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का विक्टिम नहीं है, बल्कि आतंकवाद का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। और इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने और उनकी फंडिंग में पाकिस्तान शामिल रहा है।
और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बाद पाकिस्तान के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें भी नहीं लगता कि ये कोई सीक्रेट है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने के मामले में पाकिस्तान का पास्ट रहा है। बाकी इसी भुट्टो ने एक बार फिर से भारत को धमकी भी दी है कि वो वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर कोई हमला करेगा तो उन्हें भी युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा और उकसाए जाने पर पाकिस्तान एक साथ होकर मुकाबला करेगा। और बाकी जो लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद के स्पॉन्सर के बजाय आतंकवाद का विक्टिम दिखाया जाए, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि आज ही का वो दिन था जब 2 मई 2011 में पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले लाम के सुमर को होरीफाइड किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह कि शुरुआत में पाकिस्तान इस बात से खुद ही इनकार करता था कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि लादेन उनके वहाँ मौजूद है, जबकि लादेन जहाँ पे रह रहा था तो वहाँ से पाकिस्तानी मिलिट्री का बेस बेहद ही करीब था। हालांकि फिर बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि जो ISI थी तो उसे लादेन की जगह के बारे में पहले से जानकारी थी। बाकी पाकिस्तान का जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, तो उसको लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि पहले पाकिस्तान जो Su-30 MKI को गिराने वाला दावा कर रहा था वो झूठ था, और साथ में ये भी बताया कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने किसी पीस जेस्चर के तौर पर नहीं छोड़ा था, बल्कि भारत की मिसाइल के स्ट्राइक के डर की वजह से छोड़ा था। So we achieved all three. They did not have to retaliate back in the air because then escalation ladder वो out of control हो सकता है, which we enabled. वरना मोदी ने और उसके लोगों ने तो काम कर दिया था। We enabled कि अब दोबारा उन्होंने कहा जी हम मिसाइल मारेंगे, ये होगा वो होगा, फिर पॉलिटिकल मैनूवरिंग शुरू हो गई एंड वी हैव टू गिव अभिनंदन बैक। बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को भी स्वीकार कर ही लेंगे कि उनका F-16 शॉट हुआ है और किस तरह से वहाँ की जनता ने इंडियन पायलट समझ के अपने खुद के ही पायलट को ढेर कर दिया था। और हम तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उस बेचारे पायलट को कम से कम पाकिस्तान में तो सम्मान मिले, क्योंकि जो भी था उसने अपने देश की खातिर ही जान दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस प्रयास में है कि FATF पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए वापस से एक ग्रे लिस्ट में डाले। और अगर FATF ऐसा करती है तो फिर इससे पाकिस्तान से जो भारत में अवैध रूप से धन आता है, और वो भी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में, तो उसके फ्लो को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। और इसके साथ ही भारत ने IMF से भी कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो भी लोन्स दिए हैं तो उनकी एक बार फिर से वे समीक्षा करें। इसके अलावा भी हाल ही में US के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की तरफ से कहा गया कि पहलगाम के बाद भारत का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि उससे कोई ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में JD वेंस का ये भी कहना था कि इस आतंकवाद वाले मामले पर पाकिस्तान को भारत के साथ कॉपरेट करना चाहिए, और इसी कॉपरेशन के तहत पाकिस्तान को उनके टेरिटरी से ऑपरेट करने वाले आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी भारत का साथ देना चाहिए। बाकी इसके अलावा इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारत के मिलिट्री एक्शन के डर की वजह से पाकिस्तान ने POJK में कुछ और महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ करी हैं, जैसे कि LOC के पास की जो पाकिस्तानी बैंक्स के ब्रांचेस हैं उन्हें बंद किया गया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीमा के पास रहने वाले रेजिडेंट्स को इस बात के लिए कह रहे हैं कि वे अपने लिए खाना, राशन और इमरजेंसी आइटम्स को इकट्ठा करके रखें। और जबकि पाकिस्तान ने तो खैबर पख्तूनख्वा के कई अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर सायरन्स और इन्फॉर्मिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल करना भी शुरू कर दिया है, ताकि अगर भारत को स्ट्राइक करता है तो इन सायरन्स को प्ले करके वो सभी को इन्फॉर्म कर सके। और जबकि पाकिस्तान के अंदर भारतीय नौसेना का खौफ इतना बैठा हुआ है कि उन्होंने 2 से 4 मई तक के लिए अरेबियन सी के अपर रीचेस पर अपने नेवल फायरिंग ड्रिल्स के लिए और भी नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ऐसा करके जो पाकिस्तान है तो वो कहीं ना कहीं अपने वीक पॉइंट्स को मेंशन भी कर रहे हैं। अब बाकी भारत ने जब कुछ करना होगा वो तो वो करेगा ही, चाहे पाकिस्तान कितने ही एरिया वार्निंग जारी करे। जापानीज मीडिया के मुताबिक जापानीज गवर्नमेंट ने उनके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के संयुक्त डेवलपमेंट के लिए अब भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए अप्रोच किया है। ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एविएशन प्रोग्राम, जिसे UK, जापान और इटली ने संयुक्त रूप से एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को विकसित करने के लिए शुरू किया है। लेकिन अब इस प्रोग्राम में वे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसकी एक बहुत बड़े डेवलपमेंट कॉस्ट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो सके। और इसलिए इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए अप्रोच किया है। हालांकि इस तरह के प्रस्ताव पर भारत की तरफ से फिलहाल अभी तक ऑफिशियल लेवल पर कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत की जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है, जिसे नाम दिया गया है गांडीव, ये अपने कंप्लीट डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। और भारत के इस अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेकर जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं तो उनका भी मानना है कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए उनके पास ऐसी कोई भी मिसाइल फिलहाल तो नहीं है। और जो अस्त्र मार्क 3 होगी उसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और ये मैक 4.5 तक की रफ्तार को प्राप्त करने में सक्षम होगी। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब बालासोर डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर में जो DRDO फैसिलिटीज़ हैं
तो वहाँ पे सुरक्षा के इंतजामों को और भी मजबूत किया गया है। और जो यहाँ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट है, तो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ उन्हें इन्हेंस्ड सर्विलेंस के अंडर रखा गया है। और जबकि इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग, कोस्टल सर्विलेंस रडार्स, इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड गाइडेंस सिस्टम्स, तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से उनके आर्मी चीफ की एक नई पिक्चर शेयर की गई है, जो कि है पाकिस्तान पंजाब के टीला फील्ड फायरिंग रेंजेस से, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ टैंक के ऊपर चढ़े हुए हैं और इसके माध्यम से पाकिस्तान संभावित रूप से अपनी मोबिलाइजेशन को दिखाना चाह रहा है। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर हमें ये पूछना है कि टैंक के ऊपर एक 4 स्टार लगाने वाला आइडिया इनको किसने दिया है। खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सुड, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और एसआई सागिर अहमद काजी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कर्नल आशुतोष शर्मा को मरणोपरांत सेना मेडल से और मेजर अनुज सुड को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में असम में मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए मेजर रमन दादा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के कौन कौन से फाइटर जेट्स न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिलीवर करने में सक्षम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।